गो। देख अब चबा के छोड़ दे। अरे इसका साइज ही छोटा है। पहल एक गिलास में पानी देना। खाएगा? वो क्या कांच का टुकड़ा पड़ा है? हाँ। देखिए किसी पैर में लग जाए। नहीं लेंस लग रहा है मेरे को। बस हाँ खा ले। सिर्फ एक। तो किसी ने बोला यार कि ये चाय पे चर्चा पे आप यार ये कटर कटर की शोर कहते हैं। मैंने अभी इसको मालूम नहीं कि हम चाय अपने लिए पीते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चाय ही पीते हैं। ये गमला इधर करना थोड़ा। चाय नहीं पियेंगे, चाय के साथ कुछ नहीं खाएंगे तो चाय पे चर्चा कैसे सही। तू भी खा ले। देख टोनी खा रहा है। दे दो टोनी को। मत दो उसको, नहीं पसंद आ रही। ऊपर वाला घर बनने वजह से ना ठंडक से रहने लगे घर में। ये तो इन दिनों तो गर्मी से हो जाती है अंदर। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। मुझे ठंड वाली फीलिंग से अच्छी नहीं लगती। देखो कहाँ से आ गया। स्मोकी अंदर है ना। अभी देखो मजदूर नहीं आए इतने दिन से तो कहीं नहीं जा रही है। नहीं है। कुटर कुटर की आवाज कम आई। क्योंकि ये ज्यादा हार्ड है ना, इसमें इसकी ज्यादा आवाज भी शोर ज्यादा ज्यादा। आएगी। ये कौन सी पालक कचरी? पालक चिकन। ये तो फिर भी ठीक लगती है। वो जो ब्राउन वाली आती है ना, वो जो मसाले वाली होती है। जब वो नहीं मिली तो फिर मैं ये ले आई। सबसे बढ़िया होती है सिंपल वाली जो बिना फ्लेवर की। कड़ी पत्ता का गमला बाहर करना पड़ेगा। वो बीच में दब गया है ना, तो सूख रहा है। उसके आसपास सारे बड़े पौधे हैं तो वो दब के सूख रहे हैं। कहाँ है? इधर पीछे है बीच में। सब बाहर निकालना है। पौधों को ना धूप लगनी बहुत जरूरी है। क्या हो गया? नहीं आगे बोलने वाला था ना, उसको वेट कर रही हूँ अगला सेंटेंस कब आएगा।
पता जंगलों में पेड़ कैसे उगते हैं? हम्म, पेड़ के फल नीचे गिरते हैं, या पक्षी ऊपर बैठ के फल खाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं बीज। तो कभी भी पेड़ के नीचे पेड़ उगते हुए देखा है? बड़े पेड़ के नीचे कोई और पेड़ होएगा ही नहीं। तुम जाके ऐसे बीज एक साथ में बिखेर दोगे तो भी एक ही बन एक ही उगेगा, फिर उससे कुछ दूरी पर जाके दूसरा उगेगा। बीच वाले बीज उगेंगे ही नहीं। ऐसे ही होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। इनमें जो जल्दी से थोड़ा सा उठ गया, मतलब छोटे पौधे की बात कर रहा हूँ, कि पेड़ बना भी नहीं है, अगर जरा सा भी वो उठ गया तो उसके पत्ते निकल आएंगे। जैसे ही उसके पत्ते निकलेंगे वो दूसरों के हिस्से की धूप खा जाएगा। उनको जब धूप नहीं मिलेगा वो मर वो जाएंगे। कुपोषण के शिकार हो जाएगा, वो मर जाएंगे। मतलब जब एक पेड़ बड़ा होता है तो कई सारे पेड़ों को मार देता है। मतलब इसको दूसरी भाषा में समझ लो तो एक पेड़ कई पेड़ों की हत्या करते कई हुए तब जाके- आगे पेड़ बनता है। और थोड़ा दूसरे तरीके से बोलो तो बहुत से कंधों पर पैर रख के वो कामयाब होता है। पेड़ बनना आसान काम थोड़ी है। पेड़ सीधा थोड़ी बनता है, छोटा सा पौधा ही तो होता है। बीज में से अंकुर फूटता है, फिर उसमें से वो पत्ते निकलते छोटे छोटे, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। उसको गायें, बकरी, ये जो थलचर होते हैं, इनसे बचना, मौसम को झेलना। मौसम को झेलना, आंधी तूफान को झेलना। फिर अगर सब कुछ सही चल रहा है तो धूप कितनी तेज है, कितनी की अपने आप को मिलनी। जितनी चाहिए उतनी मिले ना, ज्यादा ना। कभी कभी मालूम पड़े जी कोई और है, वो धूप रोक के बैठा है अपने में से ही, फिर उससे आगे निकलना, फिर जाकर के एक पेड़ पेड़ बनता है। जब बकरी घास चरती है, या गाय या हिरन ये घास चरते हैं, तो ये थोड़ी देखते कि इसमें से कौन सा पेड़ आम का का पेड़ है। है, कौन सा क्या है, तो सब पौधे खा जाते हैं। तो उनमें से बच के पेड़ बनना, तो पेड़ को सलाम तो बनता है भाई। कितने जंग लड़के वो पेड़ बना है, उसके जैसे सैकड़ों मर गए। ऐसे ही कुत्तों का हाल है। ये जो स्ट्रे डॉग है, आप स्ट्रे डॉग को बड़ा ऑर्डिनरी समझते हो। स्ट्रे डॉग अगर 100 पपीज जन्म लेते हैं तो उसमें से, मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे थी एक डॉक्यूमेंट्री, पता नहीं 5 या 20, मेरे ख्याल से 5 थे, कि 5 जाकर के वयस्क डॉग बनते हैं, या 20% होते हैं, 5% थे शायद। क्योंकि ये आपस में मतलब इनके कई बार तो रोड एक्सीडेंट हो रोड जाते हैं, एक्सीडेंट आपस में है, मर जाते बच्चे हैं। शरारतों में इंसानों के बच्चे मार देते हैं, दूसरे जानवर मार देते हैं, खुद कमजोरी में मर चील जाते के हैं। उठा के ले जाते हैं। इनमें भी एक फंडा है कि अगर किसी फीमेल डॉग ने 5-6 बच्चे दिए तो उनमें जो थोड़ा सा कमजोर होगा वो वैसे ही कुपोषण से मर जाएगा, क्योंकि वो बाकी उसको दूध नहीं पीने देंगे, वो बाकी उसके हिस्से का दूध पी जाएंगे, उसको दूध ही नहीं पीने देंगे, तो वो वैसे ही कमज़ोर होते हैं। जो बिल्ली बच्चे देती है उसमें जो सबसे आखिरी बच्चा होता है वो हमेशा कमज़ोर होता है ज़्यादातर। ये जो स्मोकी आज इतनी तगड़ी दिख रही है, जब आई थी कैसी तो उसके पेट पिचका पड़ा था, पिछले 2 पैर चल नहीं पा रही थी, जान ही नहीं थी। मिली तो फिर भी इसके मुकाबले थोड़ा सा ठीक आई थी। मिली तो कुत्तों से लड़ रही थी। अब मिली की जो साथ में भाई या बहन था वो उसको कुत्तों ने मार दिया था, तो ये तो मेरी नज़र पड़ गई तो वो बच गई। तो ऐसे ये जो बचते हैं तो ये बहुत बड़ी जंग लड़के बचते हैं। इंसान का जरा सा एक EMI बाउंस होती है, उसकी टांगे कांपने लग जाती है, उसकी नौकरी से उसको कॉस्ट कटिंग के नाम पे निकाल दिया जाता है, उसको तो वो तो सदमे में चले जाता है। लड़की छोड़ के चली गई, वो डिप्रेशन में आ गया, देवदास बन गया। इनको देखो, मिली कुत्तों से लड़ रही है, उसका भाई या बहन वो मर गया, जंग लड़ रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े कुत्ते ऐसे पंजे मार रही है, उनको मुंह से आवाजें निकाल रही है बचने के लिए। या इंसान के जीवन में जरा सी उथल पुथल मच जाती है, भाई ने जरा सा मकान कब्जा कर लिया, मकान नहीं खरीद पाए, गाड़ी पुरानी हो गई, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मतलब नौकरी चली गई, रिसेशन आ गया, ये तो बिफर जाते हैं।
इनको मोटिवेशनल स्पीकर या संत महात्माओं की जरूरत पड़ती है। ये असली हीरो है, कोई फर्क पड़ता है इनको? अरे सीधा करना एक बार। पर इंसान भी तो जो अपर लेवल पे पहुंचता है या कुछ अचीव कर पाता है तो वो भी ऐसी जिंदगी झेलता है हाँ, कई। तो अपर लेवल के होते कितने हैं? 1% लोग ही तो होते हैं। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। ये जो बात बात पर इनको मोटिवेशन स्पीकर या ये भाग जाते हैं तुरंत धार्मिक स्थानों पर, इनके पास तो ना तो खुदा है, ना इनके पास कोई धर्म है, ना इनके पास मुंबई मोटिवेशनल स्पीकर। कोई भगवान, कोई मोटिवेशन स्पीकर, कोई धर्म गुरु नहीं है इनके पास। फिर भी लड़ते हैं, जंग जीतते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ मर जाते हैं, जिंदगी जीते हैं। तो इनका तो हैप्पी इंडेक्स कभी इंसान से तुलना भी नहीं करनी चाहिए, कर ही नहीं सकते। ये दुखी थोड़ी है। दुखी नहीं रहते कभी, शांत बैठे रहेंगे। एक्चुअली में इंसान का बच्चा पैदा हो और उसके छेड़ाखानी ना करी जाए ना, तो वो भी ऐसे ही बनेगा। इनको किसी साइकोलॉजी की जरूरत है? इनको अपने पता है ना, जाननी नहीं है ना, या फिलॉसफी की जरूरत है, या फिलोसफर? नेचर ने काम दिया, वो ये कर रहे हैं। हमारे पास आईक्यू है, हमें भी नेचर ने काम दिया, हमने उस आईक्यू का इस्तेमाल किया, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया। समस्या कहाँ शुरू हुई? जब हमने नेचर में अपने आप को अपग्रेड करने की बजाय आपस में एक दूसरे से अपग्रेड करना शुरू कर दिया। एक दूसरे से कंपटीशन लड़ रहे हैं, देश एक दूसरे से कंपटीशन लड़ रहे हैं। जैसे हम इंडिविजुअल लेवल पे लड़ रहे हैं, स्टेट लड़ते हैं, या आईपीएल वाईपीएल क्या, स्टेट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। या वैसे भी इलेक्शंस में या किसी भी चीज में, फिर देश एक दूसरे से कंपटीशन, क्या हो गया? कुछ नहीं। जाना है जहाँ नहीं, असहज सी लग रही है। असहज, अनकंफर्टेबल। चलो बंद करो। असहज नहीं थी, उस कैमरे की वजह से ना मेरे को रुकना पड़ रहा था बीच में कई बार कि वो बिल्कुल ही पीछे जा रहा है झूला। तो भाड़ में जाए कैमरा, भाड़ में जाए कैमरे में देखने वाले लोग। तुम जब तक कैमरे की परवाह करते रहोगे तुम्हारे साथ यही होगा। तो मैं सही था कि तू असहज है, तुम ईमानदार नहीं, तुमने माना ही नहीं कि तू असहज। हाँ, मतलब वैसे वाला नहीं थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ बैठने में, पर हाँ उसकी वजह से हो रहा था। जब तक तुम ये चीज ध्यान में रखोगे कि कोई तुम्हें देख रहा है। कल लाइव में वो उमेश बंसल अपने रियल फॉर्म में आया, तो मुझे जो, वो तो चलो उसकी अपनी अलग बात है। ये जो बाकी के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इनको क्या लग रहा है कि ये हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा मेरे साथ सहमत रहेंगे। वो एक एग्जाम्पल है, कभी भी कोई भी पलटी मार वो कौन भाई साहब आए थे घर पे यहाँ पे, जिनको सब में 3-4 घंटे उनको टाइम भी दिया मैंने। आप मेरे बड़े भाई हो, आप ये हो, आप वो हो, आप फलाना हो ढिमकाना हो। बाद में वो भाई साहब बस गाली गलौज पे ही नहीं उतरे। तो ये होता है, ये इमोशनल फूल लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है और मैं हम हमेशा इनके साथ जुड़े रहेंगे। मेरे को इसलिए इनकी परवाह नहीं। मुझे मालूम है कितने सब्सक्राइबर ऐसे आए हैं जो यहाँ पे आके हमारे ऊपर जान छिड़कते थे, आज वो बात तक नहीं करते। मुझे कभी बुरा थोड़ी लगा, क्योंकि मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। मैं कहा ऐसे तो कितनी भीड़,
मैं आगे जा रहा हूँ कि ऐसी कितनी भीड़, कितने लोग मुझे मिलेंगे, छूटेंगे, मिलेंगे, छूटेंगे। कोई कुछ महीनों तक साथ चलेगा, कुछ सालों तक साथ चलेगा, कोई दशकों तक साथ चलेगा। सवाल ये कि आप अलग कैसे होते, बिछड़ते कैसे। वो कौन सी कहावत है ना कि जिंदगी को अगर किसी मुकाम तक ना पहुंचाया जाए तो एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। मतलब ठीक है, अगर आप साथ नहीं चल सकते तो एक खूबसूरत मोड़ दे दो, हाँ। कि कभी मिले तो शर्मिंदगी ना हो। ये इतने नीच स्तर पर आ जाते हैं कि अब ये दोबारा कभी बात भी करना चाहिए, कभी रास्ते में मिले तो किस मुंह से हाय हेलो करेंगे, कैसे बताएंगे कि मैं वो हूँ। क्यों? क्योंकि ये कभी इंटेलेक्ट होते नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं तो ये हमेशा से मानता हूँ कि इंसान के अंदर का जानवर है। ये जितने बड़े आप करके बात करते थे और नहीं नहीं आपकी बातों में ये है वो है, और जब वो आए अपनी पर तो वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। और मैंने सब चीज़ सोच रखी, मुझे मालूम है कि अंदर जानवर है, कब तक दबा के रखा हुआ है वो देखना है बस। जो उमेश बंसल है, मेरे ख्याल से 2 साल से मैं इसके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, और इतने एक ही सवाल बार बार, नेगेटिव लोगों से कैसे दूर करूँ, कैसे ये करूँ, मेरी उम्र अभी इतनी। क्योंकि क्या हुआ, वो संत गुरु के उसने 2-4 वीडियो देख लिए जी, आप उनके बारे में कैसे बोल रहे हो। अरे आप मेरे से जुड़े ही इसलिए हो कि मैं सबके बारे में ये सब बोलता हूँ। आज आपको कोई आदमी पसंद आ गया तो आपको बुरा लग गया। मैं तो वो योग गुरु के बारे में भी ये बोल रहा हूँ, जग्गी वासुदेव के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तो और भी कि ये लोग कर क्या रहे। अल्टीमेटली ये लोग कि इनके आपको ज्ञान देने के नाम पे, सो कॉल्ड ज्ञान जो ये दे रहे, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन है, वो जो दे रहे हैं उसके पीछे का मकसद तो है पैसा कमाना। भीड़ आती है तो क्या वो इनके आसाराम बापू के च्यवनप्राश नहीं बिकते थे, घड़ियां नहीं बिकती थी, उनकी फोटो लगी हुई बेची जाती थी, अच्छे रेट पर बेची जाती थी। जिस आदमी के लिए वो आदमी मेरे से लड़ रहा है उसने आज तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया, और वो उस आदमी के पास अगर जुड़ेगा उसके साथ तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भगवत गीता का कोर्स, फलाना कोर्स, उस कोर्स है, आपको परचेज करने पड़ेंगे, उसके पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको कॉल आएगी बार बार कि ऑनलाइन कोर्स। मेरे को अभी मैंने वो वीडियो डाला नहीं, मेरे को फ्लाइट में आते टाइम बैंकॉक से जब दिल्ली आ रहा था तो फ्लाइट में तो प्लेट रख के आराम से कंफर्टेबल हो जाना, तो टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं वो सेट बैठ रही बस, तो उतर के कैमरे के बंद कर उसको और फिर से ढंग से बैठ जैसे नहीं। अब ठीक है ठीक है। वो बोला जी हम श्री श्री रविशंकर के प्रोडक्ट बेचते हैं फ्लाइट में। अच्छा। एक हस्बैंड वाइफ मेरे साथ बैठे हुए थे, बड़ा लंबा किस्सा है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। एक बहुत बड़ा ग्रुप था। अच्छा। मतलब कम से कम होगा 70-80 लोगों का वो ग्रुप, इंडियंस था सारा। उन्होंने जो नंगपना मचाया है बैंकॉक एयरपोर्ट पे, मतलब उनमें से कुछ की हालत तो ऐसी थी या हरकतें ऐसी थी कि जिनको शायद मैं कहता हूँ कि इनको बैन करना चाहिए कि ये इंडिया से बाहर ना जाए, नहीं तो इंडिया की बदनामी होगी। ये सब के सब लोग, जब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचा, मेरी फ्लाइट थी सुबह 3:45 की, वो 2-3 बार रीशेड्यूल हुई तो लेट हुई। उसी फ्लाइट में ये 70-80 लोगों का ग्रुप भी था। अच्छा। तो ये लोग बेंचों पर सो रहे थे, जो सीट्स थी पब्लिक के बैठने के लिए, सो रहे थे सब। कोई अपनी वो घर की लाल पीली चादर लेके, फूल पत्तियों वाली चादर लेके सो रहे हैं। मैं और मेरे अलावा मैंने कई लोगों को देखा जो बैठने में अनकंफर्टेबल था। अलग कंट्रीज के लोग थे पर वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि लोग सो रहे। उनके मैनर्स है कि उन्होंने लात मार के उठाया नहीं। हाँ। उसके बाद अचानक इनमें से ऐसे में लीडर भी होते ना, एक उठा कि अरे उधर चलना है, मतलब बोर्डिंग की तरफ चलना है, तो वो सबको उठाने लगा। अब उसको मालूम नहीं कि उसके जो 2-4 दोस्त है वो कौन सी वाली चादर में मुंह देके सो रहे, वो सबको जगा रहे, तो वो चिल्ला रहा है। मतलब बीच में ना वो ऑटोमेटिक चलने वाली वो होती है कि भी आपको दूरी पैर है ना होती है ना, उस तरफ भी कुछ लोग बेंच पे सो रहे थे। वो यहाँ से चिल्ला रहा है, वो रेलवे स्टेशन वाली हालत, नाम ले लेकर के, मतलब आवाज लेके, ना जो नाम एग्जैक्टली याद नहीं, वो चिल्ला रहा है वो।
मतलब इतनी जो, और खुद आंखों में नींद भरी पड़ी, ऐसे इधर वो टांगी हुई चादर चिल्ला रहा है कि मतलब कहीं तो वो सो रहा होगा इसका साथी। उसी में से फिर किसी साथी ने उसको बोला कि भाई वहां जाके उठा लो, चिल्लाओ मत, क्योंकि सब लोग नोटिस कर रहे थे। मैं नोटिस क्या कर रहा था, मैं शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि मैं भी इंडियन था, और उन सबके पास एक कॉमन बैग था, एक छोटा सा हैंड बैग था, सबने एक जैसा बैग टांगा हुआ था। मैं समझ गया कोई MLM टाइप की कोई कंपनी होगी या कुछ कंपनी ने ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, उसमें लेडीज भी थी। तो मैंने फिर वो आम और वो चावल वाला वो लिया, भूख लग रही थी, मैंने वो खाया। बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो मेरा सीट नंबर था 12, 12D। तो मेरा को उन्होंने पहले भेजा 1 to 12 वालों को, तो मैंने कहा चलो शुक्र है मेरे वाले उसमें नहीं आए, ग्रुप में पीछे ही रहेगा। पर जैसे मैं पहुंचा तो मेरे 3 सीट्स में पहले मेरे से पहले हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, तो मैं बैठ गया जाके। तो उनके पास मैंने वो बैग देखा, तेरी तो मैंने कहा यार ये तो उसी ग्रुप में है। तो मेरी फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बैग कैसा है आपका, मतलब ये सबके पास मैंने बैग देखा। कह रहे हाँ ये हमारी कंपनी ने ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज किया है, तो हम लोग हैं। तो मैंने कहा आप सब एक ही ऑफिस से हो? कह रहे ऑफिस से नहीं, हम इंडिया में अलग अलग शहरों से हैं। तो मैंने कहा यहाँ कैसे फिर बैंकॉक? मैं कंपनी क्या काम करती? कह रहे हम ना श्री श्री रविशंकर की संस्था है ये। अच्छा मैंने कहा श्री श्री रविशंकर जिनको अध्यात्मिक गुरु बोलते हैं? कह रहे हाँ। मैं कहा वो आपको बैंकॉक भेज रहे हैं? कह रहे हाँ। मैंने कहा और कहाँ गए? कह रहे पटाया। मैं कितने दिन हो गए? कह रहे 7-8 दिन। तो मैंने कहा श्री श्री रविशंकर कैसे आपको, मतलब बैंकॉक क्यों टूर ऑर्गेनाइज करेंगे? हाँ बैंकॉक तो इंडिया तो बड़े उसको उस नजर से देखता है। भाई साहब बोले कि ये, पहले उन्होंने कहा ये उनकी संस्था है, फिर उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी का नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप। सेफ शॉप अच्छा बैग के ऊपर लिखा हुआ था, सबके बैग पे प्रिंट था छोटा सा, सेफ शॉप। मैंने कहा आपकी कंपनी क्या काम करती है? कह रहे, उनका जवाब था गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आर्मी में हूँ। मैंने कहा तो आप आर्मी में हो और फिर ये काम कर रहे हो साथ में? कह रहे नहीं मैंने VRS ले लिया और मैं अब ये काम करता हूँ फुल टाइम। एज ए आर्मी में होते हुए ये काम कर रहा था, मेरी सैलरी से जैसे ही ज़्यादा पैसे आने लगे तो मैंने फिर VRS ले लिया। मैंने कहा वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं जिसको। कह रहे हाँ। मैंने कहा ठीक है। और जो उनकी वाइफ थी वो तो रील और फोटो और वो रुक ही नहीं रहा, मतलब बल्कि उस आदमी को थोड़ी सी झिझक आ रही थी तो वो बार बार मना कर रहा था, फ़ोन नहीं दे रहा था। फिर वो वही होता भी है कि भाई पहली बार आप प्लेन में बैठे हो या होता है तो वो लाइव कॉल करना, वो व्हाट्सअप कॉल और वो लोगों को बताना, वो सब चल रहा था। फिर मैंने कहा ये आपने श्री श्री रविशंकर का नाम लिया, क्या मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग का इससे? कह रहे वो ना उन्होंने ना डिजिटल भगवत गीता निकाली है, हम उसको सेल करते हैं और अभी उनकी डिजिटल रामायण आने वाली है। तो समझ रही है कहाँ जा रही है बात? कि एक गुरु, सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु, जो लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, वो अपना एक वर्चुअल प्रोडक्ट बनाता है, गीता को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करता है क्योंकि उसके पास कम्युनिटी है बहुत बड़ी, ठीक है। उस प्रोडक्ट को फिर भी उसको चैन नहीं मिल रहा है तो उसके भक्त उसको फ्री में सुन लें, उसको पैसा चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसी MLM कंपनीज को हायर कर रहा है। उसमें से ये कंपनी थी और उनको बोल रहे कि प्रोडक्ट को सेल करो। प्रोडक्ट को सेल करने तक तो ठीक है, यहाँ MLM में तो प्रोडक्ट जबरदस्ती सेल किया जाता है, मैनिपुलेट करके सेल किया जाता है। पहले साल आप अपने रिश्तेदारों को बेचते हो, दूसरे साल आप अपने दोस्तों को बेचते हो, तीसरे साल आप किसी को भी पकड़ पकड़ के पैरों में पड़ के बेचते हो। यही तो MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैंने उसको बोला, मैं कहा MLM है ना। मैंने कहा तो इसमें तो आखिरी वाले तो सारे लोग मरेंगे, आखिरी की 2-3 लेयर हमेशा लॉस में रहती है। उसने कहा आप क्या करते हो? मैं कहा मैं कुछ नहीं करता। वो फिर उसने मुंह फिर लिया, उसको समझ में आ गया कि आदमी पागल है, इससे बात करना मतलब मुश्किल है। मैंने उसको कहा ना, मैं कहा मैं कुछ नहीं करता। तो उसने एक और सवाल पूछा कि फिर ये ट्रैवलिंग और ये सब, क्योंकि मेरा मील भी उसमें तूने बुक किया हुआ तो सब। तो मैंने कहा मैं इस बारे में सोचता नहीं। तो फिर तो ये पूरा यकीन हो गया कि पूरा 100% पागल है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सोचता नहीं तो हवाई जहाज में कैसे बैठा है। फिर मैंने एयर होस्टेस को बोला, मैंने कहा मैं वॉशरूम गया तो पहले की 2-3 लाइन खाली थी। तो मैंने एयर होस्टेस को बोला, मैंने कहा कैन आई सिट हियर?
तो उसने बोला ये गीली है, इस तरफ बैठ जाओ। फिर मैं दूसरी तरफ बैठा, वहाँ पर मैंने 12 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया लाइव, मतलब फ्लाइट के अंदर ही। वो वीडियो मैंने शायद अभी तक डाला नहीं। मतलब तो समझ रही है ये क्या कर रहे हैं धार्मिक गुरु, ये MLM से अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं। MLM में क्या होता है, एक होता है प्रोडक्ट बेचना कि भाई मेरे पास ये भगवत गीता है, मेरे पास ये डिजिटल रामायण है, आप इसको खरीदो, इसमें आपको ज्ञान मिलेगा, एक ये तरीका है। दूसरा ये कि कुछ भी करके उसको एक बार अटका दो, फिर उसको बोलो कि अब तुझे प्रॉफिट चाहिए तो तू 2 को और अटका। उससे ये लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं। वो आदमी, उस आदमी के लिए मेरे को, मैं 9वीं पास, वो आदमी कह रहा है मैंने तो ये किया, वो MBA किया, मैं तो ये किया वो किया। वो आदमी, देखो अच्छी बात है, दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब उठा लो, सब में अच्छी बातें लिखी हुई है। 20% अच्छी बातें तो सब में लिखी है। दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब को उठा लो, दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी धर्म गुरु को उठा लो, किसी भी संत को उठा लो, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को उठा लो, वो बोलेगा चोरी करना गलत है। हाँ। वो बोलेगा दूसरी किसी औरत पर बुरी नजर डालना गलत है, वो लालच को गलत बताएगा। ये मतलब इसमें कौन सी ऐसी बात है, इससे अच्छा धर्म नहीं होता तो आप अपने बच्चों को ये बोलते चोरी करना सही है। ये क्या आपको इसके लिए किसी आदमी की या किसी संस्था की जरूरत पड़ेगी ये कहने के लिए कि चोरी करना गलत है, या अपनी जरूरत से ज्यादा संपदा इकट्ठी करना गलत बात है? इसके लिए आपको किसी संगठन, किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत पड़ेगी? ये तो कॉमन सेंस भी है ना, कि कोई कुत्ता सो रहा है, हम इसको पत्थर क्यों मारे? सही बात। इसके लिए क्या हमें रिलीजन की जरूरत पड़ेगी? कि बिना मतलब मैं किसी का शिकार क्यों करूं? भूख लग रही है, मेरे को खाना खाना है, मुझे जिंदा रहना है, मैं दूसरे को मार सकता हूँ, मेरे पास कारण है। मैं मजे मजे के लिए कहीं जा करके शौक के लिए किसी को मार रहा हूँ, तो इसके लिए क्या आपको किसी की जरूरत है? सही बात। ये तो हम लेके पैदा होते हैं, इसीलिए हम इनसे अलग है ना, इसीलिए तो हम नंगे नहीं घूम रहे। वो आदमी की एड चलती है, उस आदमी के 80% वीडियोस स्पॉन्सर्ड होते हैं, एड लिखा होता है, करोड़ों रुपया उस आदमी को बड़ा बनाने में लगाया जा रहा है। वो आदमी ओशो बनना चाहता है, अपने आप को ओशो के लेवल पे जाना चाहता है। 5-5 हजार के कोर्स बिक रहे हैं। जाओ आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, थोड़ा सा 2-4 वीडियो देखो, उनके डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करो, कॉल आ जाएगी, 5,000 रुपये दो। मैं यहाँ 3-3 घंटे बैठ करके लोगों की गालियां भी खाता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, उनके सवालों के जवाब भी देता हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लेता। इवन ये तो छोड़ो, ये तो क्या देंगे, मनी इज नथिंग, बस यहाँ लोग बोलते हैं कि हम देने को तैयार है। मैं बोलता हूँ यार मेरा कुछ लग नहीं रहा तो मैं तुमसे किस बात के पैसे लूँ? और ये तो तब नहीं लिए जब खाने को रोटी नहीं थी, अब लूंगा। कई लोग बोलते कहते यार राकेश यार आप कभी बदलना मत। मैंने कहा यार वो बदलने वाले जो सिनेरियो थे ना वो निकल गए। मैं बदल सकता था अगर मैं ये लाइब्रेरी नहीं खुलता तो, क्योंकि हाँ यार अब पैसे आ गए, अब क्या जरूरत है, वो तो तब बोला था ना मुंह फाड़ के, या तब तो कोर्स बेचे नहीं बना के। तब याद है जॉइन बटन चालू किया था कि जॉइन बटन पे आओ तो मैं आपको कुछ वीडियो पर्सनली दूंगा। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं रोक ही नहीं पाऊंगा कि कुछ कंटेंट रोक लूं फिर उसको मैं जॉइन बटन के नाम पे। वीडियो तुमने क्रिएट किया है और अभी उसके बारे में ऑलरेडी तुमने यहाँ बता दिया, वो तुम क्या मैं उसको अलग से दूंगा? तो मैंने कहा भैया अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना तो जॉइन बटन पे क्लिक कर लेना, मैं स्पेशल कुछ नहीं दे सकता, फिल्टर में लगा ही नहीं सकता। ये लोगों की मूर्खता देखो, मतलब जजमेंट पावर कितनी वीक है। मैं एज ए रैशनल होकर के अपने आप को अपने जैसा आदमी ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। मुझे मालूम मेरे जैसे लोग या तो किताबों में मिलते हैं या जो अभी जिंदा है तो वो बहुत अपर लेवल पर है, वहां तक अभी पहुंचने का मेरा लेवल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये मेरी और तुलना किसकी कर रहे हैं। ये मेरे अलावा जिसके साथ भी मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं उसका मोटिव ही अपने आप को बड़ा बनाना या अपने आप को अपने आप के लिए पैसा कमाना है। मैं जिस भाषा का इस्तेमाल करता हूँ कि सब्सक्राइबर जाए भाड़ में, मैं जूते मारूंगा सब्सक्राइबर को, मैं ये करूंगा, ये चैनल आगे लेके जाने वाली बातें हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी वजह से बड़ा बन जाए, क्योंकि फिर तो मुझे गालियां देनी पड़ेंगी, फिर तो मैं गालियां दूँ तो चैनल बड़ा बन जाएगा। मैं तो गाली भी नहीं देता। वो आदमी को मैं 2 साल से जवाब दे रहा हूँ उसके एक जैसी सवाल, नेगेटिव लोगों से कैसे डील करें। तो बोलता भाई आके पहले हाय हेलो तो किया। हाँ वो आदमी हाय हेलो सीधा, मेरे को ये बताओ इतनी लिहाज नहीं करी उस आदमी ने कि यार ये आदमी 2 साल से मुझे वक्त दे रहा है। हाँ। जैसे ये मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे किसी आदमी को पैसे देके भी बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उल्टा वहाँ थोड़ा इज्जत से बात करनी पड़ेगी। मैं तो खुला बैठा हूँ ना, आओ मुंह पे गाली दो, थूको, जूता मारो, जो मर्जी करो, सामने बैठा हूँ लाइव में 3-3 घंटे बैठा हूँ।
3 घंटे थोड़ी एक्टिंग कर सकता हूँ 2 साल से। अगर मैं एक्टिंग करूंगा कुछ तो निकलेगा ना। एक आदमी जो मतलब इनको ये दिख रही बात तो सारे अच्छी कर रहे हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ कि बात अच्छी नहीं कर रहे। बात अच्छी करने का मोटिव क्या है? हाँ। ये जो यूपीएससी के टीचर है कितनी अच्छी बातें करते हैं, इन्होंने तो फिलोसफी घोट घोट के पी रहे रखी है, ये तो टीचर है। हाँ। पर उनका पेशा है, वो पेशा है। कोई वड़ा पाव बेच रहा है और वो पॉपुलर हो गया तो वड़ा पाव उसने समाज को उद्धार के लिए फ्री में नहीं बांटना शुरू किया, तो उसका पेशा था। वीडियो चल गया। कोई चाय बेच रहा है तो वो बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, बेच रहा है। चाय बेच रहा है, पानी पूरी, वो बीटेक पानी पूरी ये सब बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, इनके अंदाज अलग थे और ये वायरल हो गए, पर मकसद था बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। है ना। मैंने तो आज तक एक चीज नहीं बेची। तुझे याद है शुरू में कितने बुरे हालात आ गए थे कि गूगल पे नंबर तक दे दिया था मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो भी हटा दिया मैंने कहा नहीं यार, उसमें भी किसी ने 100 रुपए किसी ने 20 रुपए 1-2 बार किए भी थे, पर वो नहीं सही लगा, मैंने हटा दिया। मैं कर ही नहीं पाया, मैं अपने आप को कमर्शियल में ला ही नहीं पाया। ज्वाइन बटन पे वो सोचा था, उस पर नहीं कुछ कर पाए। अभी कई लोग पूछते हैं कि ज्वाइन बटन अगर हम क्लिक करें तो मतलब उस पर जाए तो क्या, मैं कहा भाई कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे, वो सिर्फ मेरे सपोर्ट के लिए, उस पर मत जाना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी 1-2 को तो मना किया मैंने। थैंक्स का बटन आया, थैंक्स का हमने आज तक कभी बोला कि हमें वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स करना। मुझे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेच के आ रहा हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं कोई ज्वाइन बटन नहीं बेच रहा, मैं थैंक्स के लिए नहीं बोल रहा, मैं सुपर चैट के लिए नहीं बोल रहा, मैं शॉप का ऑप्शन है, मेरे प्रोडक्ट है, मैं वो उसके लिए नहीं बोल रहा, मैंने सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा, मैं लाइक के लिए नहीं बोल रहा, मैं शेयर के लिए नहीं बोल रहा। मैंने लाइब्रेरी, एक मिडिल क्लास आदमी की जितनी तनख्वाह होती है उतना मैं हर महीने में लाइब्रेरी चला रहा हूँ अपने पैसों से। आज तक उसके लिए बुक डोनेट करने के लिए नहीं बोला किसी को। यार आज तक सोच, इतने लोग जुड़े हैं, इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज तक 4 लोगों ने किताबें भेजी हैं। एक वो भाई साहब है पुणे वाले, उन्होंने चेयर भेजी। मुझे लगा कि यार लाइब्रेरी बनेगी तो लोग किताबें भेजेंगे कि चलो यार एक आदमी लीक से हटके जा रहा है। वो तो उल्टा कहता है अरे गोवा में कौन किताब पढ़ने आएगा, आके देखो ना, आते हैं कई लोग। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अकलमंद लोग कम है ना, तो कम ही आएंगे ना किताब पढ़ने। बीच बियर पार्टी वाला क्यों आएगा यहाँ पर? वो कहेगा मैं पागल हूँ गोवा में जाके किताब पढ़ूंगा। जो यहाँ घूमने आए वो थोड़ी आएंगे, सही बात है। और ऐसे लोग चाहिए भी। कितने लोगों ने किताबें भेज दी, बातें कर रहे बड़ी बड़ी, कितने लोगों ने किताबें भेज दी। तो वो लोग कहाँ गलत है? फिर वो लोग पैसा लेते हैं। अगर वो लोग पैसा ले रहे हैं तो क्योंकि इन लोगों ने कहा कि अगर आप हमसे पैसा निकलवाओगे तो हम भी नहीं देने वाले। और मुझे इनकी 2 कौड़ी की जरूरत है नहीं। कोई अपनी मर्जी से देना चाहे दे सकता है, मैं मना भी नहीं करता। कोई किताब आज तक 3-4 किताबें तो लोगों ने दी है। वो किताब मुझे थोड़ी दे रहे हैं, मैं पढ़ूंगा क्या? वो तो ओपन है, हम सुबह लाइब्रेरी खोल देते हैं, रात को बंद करते हैं, लोग आते हैं उसमें बैठते हैं। अभी तू बता रही कि ये 5 किताबें लेके गई, यहाँ पे गेस्ट आई, वो 5 किताबें लेके गई, 2 दिन में उसने वापस कर दी। उससे 5 किताबों में से 2 तो पढ़ी होंगी, कुछ तो पढ़ी होंगी, पेजेस तो पढ़े ही होंगे, कॉन्सेप्ट तो समझा ही होगा। इनको क्या लग रहा है कि ये कि मतलब पता नहीं, मैं बड़ा हैरान हूँ, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं यार एक कमर्शियल एक्टिविटी का। मैं स्पॉन्सर वीडियो बनाता हूँ, कह के बनाता हूँ कि भाई मेरे को पैसों की जरूरत है इसके लिए और पैसों के लिए बना रहा हूँ और पैसे लेके बना रहा हूँ। और यहाँ जाओगे तो ये भी जुए का अड्डा है, ये मत सोचना मैंने नाम लिया तो यहाँ पे जाके जीत जाओगे। इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ? इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात है नहीं जो मैं रोक लूँ। भाई पैसे लेके बना रहा हूँ ये भी सच है, जुए का अड्डा है उसका नाम बता रहा हूँ ये भी सच है। ये भी बोल रहा हूँ कि खेलना मत। ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ जाके खेलोगे, अपनी तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ खेलो जा करके यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ तो ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप जीतोगे। ये चीज मतलब मेरे को लगता है कि फिर तभी तो कहते हैं कि मूर्खों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। मतलब इनको क्लियर चीज नहीं दिख रही है। आप आज से छोड़ो ना, 3 साल से जुड़ो, 3 साल पुराना वीडियो, यूट्यूब की तो सबसे बड़ी खासियत है कि आप किसी आदमी की पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, जाके उसकी औकात देख सकते हो कि पहले क्या बोलता था और आज क्या बोल रहा है। मैं अगर सही ढंग से देखे ना तो मैं पहले से सस्ते कपड़े पहन रहा हूँ। तुझे याद है उन दिनों तो फिर भी तू ब्लैक वाली टी शर्ट ले आई थी। मैं जूते पहन करके जाता था, वुडलैंड वाले जूते पहन के जाता, पुराने थे पर वुडलैंड के जूते पहन के जाता था, पैंट पे शर्ट बेल्ट लगा करके जाता था कसिनो जब जाता था। अब मैं कसिनो जाता हूँ मैं सैंडल पहन करके जाता हूँ। कई लोग ने तो ये तक बोल दिया कि हमने पैसे लिए उनसे, मतलब बात काटने के लिए। मतलब कमाल है। अरे वो एक था ना लक्षदीप देसाई, कितने साल से जुड़ा हुआ था, उसको उसने किसी, जब मैं होटल में रुका ना
तो बार बार ये कह रहा है कि होटल में मतलब क्यों रुक रहे हो, या इंडिया से बाहर क्यों रुकते हो, इंडिया में रुको, इंडिया को रेवेन्यू मिलेगा। खुद वो हिंदुस्तान से बाहर बैठा है। उसको मैंने बोला कि मैंने कहा यार आपकी ना हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, तो आप मेरे वीडियो देखना बंद कर दो। बस इतना बोलते उसकी ईगो हर्ट हो गई। लक्षद्वीप से कि मयूर देसाई? वो मयूर देसाई था। मयूर देसाई है ना? हाँ, लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप ही है कोई, लक्षद्वीप ये मयूर देसाई को मैं बोल रहा देसाई हूँ, है। मयूर देसाई। तो उसने यहाँ तक बोल दिया कि ये आदमी कोई सोलो ट्रैवलिंग नहीं करता है, ये दुबई में बिजनेस करने जाता है और इसने ये लोगों से पैसे लेके जाता है। हाँ, मतलब मैं ये हैरान कि ठीक है आप मुझ पर ये इल्जाम लगाओ, घमंडी हो गया, बदतमीज हो गया है, अहंकार आ गया, अकड़ आ गई है, कोई नॉलेज नहीं है, ये सब तो ठीक है, ये इल्जाम लगाओ तो फिर भी मैं मान सकता पैसे हूँ। लेके जाता है। आप इतने नीच कैसे हो सकते हो कि आप दूसरे पर झूठे इल्जाम लगा दोगे कि ये आदमी पैसे लेके जाता है लोगों से? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कहीं पर कोई सोशल मीडिया पर एविडेंस नहीं है। बल्कि हमने तो वीडियो बना के डाले, जब लोगों ने हमें वीडियो भेजे कि लोग आपके नाम से आपका थंबनेल दिखा के पैसे मांग रहे हैं। वो नहीं खाती। तो ये जानवर हमारे अंदर होता है। अब उसके बाद मैं तो 2 महीने कितनी ट्रैवलिंग करके आया, तो वो आदमी आके बोलेगा सॉरी यार राकेश जी यार, वो मैंने माना कि आप सोलो ट्रैवलर नहीं, पर आप तो घूम रहे हो अकेले। नहीं माने। क्या वो लड़की आके बोलेगी कि नहीं नहीं यार आप, मैं तो आपको कुछ और समझ, आपने अपनी वाइफ को थाईलैंड बुला लिया? कौन आदमी होगा जो अपनी बीवी को पटाया बुलाएगा और पटाया में उसके साथ मसाज लेगा वहां पे? सोचो आप। तो मेरे या मेरे जैसों के लिए स्पेस कम है, इंडिया में तो बहुत ही कम है, ये जगह नहीं देंगे। आप किसी गवर्नमेंट को नहीं दोष दे सकते, आप गवर्नमेंट तो बनती पब्लिक में से ही ना, इनको है ही नहीं रियल कंटेंट, रियल आदमी की जजमेंट ही नहीं है, जज नहीं कर सकते ये। मैं कई सारी बातें गलत बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कोई सुपर नेचुरल पावर थोड़ी है मुझ में, मेरी कई इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, कई बातें हैं जो समझ नहीं आ सकती, उस पर बात करी जा सकती है। करो बात 1 घंटे की 10,000 रुपए दे करके जूम मीटिंग के थ्रू। अरे वो भी औकात नहीं है तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉल करो ना, मैं करता नहीं हूँ बात इतने लोगों से, 1-1 घंटा बात करता हूँ। तो आपको कोई डाउट है आप बात कर लो, लाइव में बात कर लो, वैसे कर लो। मैं कब बोल रहा हूँ कि मेरी हर बात 100% सही है? मैं तो बड़े खुले दिमाग से बात करता हूँ और अपनी इन्फॉर्मेशन में करेक्शन भी कर रहा हूँ। पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे लिए ऐसे ही लोगों ने स्पेस कम किए होंगे, इन जैसे लोगों की वजह से अंत से। वो कह रहा है आप अपने घोंसले की रक्षा करो। अरे एक आदमी ने घोंसला ही नहीं बनाया। हिम्मत तो तब है कि आपके पास परिवार है। मैं भी तो जिम्मेदारी के नाम पे उस चक्की में पिस सकता था, मैं भी तो रीजन दे सकता था, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, और क्योंकि बीवी बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी करना है। यही मैं सोचू, अगर कोई आदमी घोंसले की रक्षा कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है उस तरीके, अगर तुम, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि अगर मेरी 20 साल पहले ऐसी सोच होती मैं शायद शादी नहीं करता। हाँ, पर अगर मैंने शादी करी, परिवार बनाया, तो परिवार को मैं अब पागल होकर के छोड़ भी नहीं सकता। उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मुझे ध्यान रखना है कि मेरी किसी बात से उनको तकलीफ ना हो, और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि इस चीज का ध्यान रखूं। इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं अभी तक अपना 80% कंटेंट रिलीज नहीं किया। वो कह रहा है आप तो घोंसले की रक्षा करते हो, आप तो डरपोक हो। ये क्या बात है? ये तो हर आदमी है, होता है। फिर कौन अपनी फैमिली को, परिवार के होते हुए ये सब करना तो बहुत बहादुरी का काम है। सही बात है। एक हो गया कि मैंने परिवार ही छोड़ दिया, हाँ। फिर तो मेरे ऊपर लगाम ही नहीं है, मुझे डर ही नहीं है। फिर ये कहेंगे अपने परिवार को ऐसे, फिर कहेंगे अरे इतनी हिम्मत होती थी। ये वो है ना गधा, और वो कहानी सुनिए बाप बेटे को। घोंसले की रक्षा करना, मतलब इस बात के लिए तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि भाई यार एक आदमी कैसे सामंजस्य बिठा रहा है कि परिवार भी है और सोच भी अलग है। आज मेरे ही अपने कई लोग तारीफ करते कि यार आप तो भाई हम नहीं भेज सकते अपनी बेटी को, पर तूने 15 साल की उम्र भेजा। आज हम लोग उस बारे में सोचने के लिए तो तैयार हो गए। सही बात। हमारे बच्चे कहते हैं कि भी हाँ तो मिला, तुझे अकेले सीधा सोलो ट्रैवलिंग के नाम पर तू यहाँ से सीधा थाईलैंड पहुंच गई, पहली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, वो भी 2 स्टेट पार करके। और हकीकत बात बताऊं, वही जो फ्लाइट में जाने का है ना, बैंकॉक तक पहुंचने का, वो इतना बड़ा वो इवेंट नहीं था, क्योंकि आप एयरपोर्ट में पहुंचे, आप फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट ने आपको वहां उतार दिया। वो जो वहां से मैं बैंकॉक से पहले मोचित बस स्टेशन, फिर वहां से मेट्रो पकड़ के मोचित बस स्टेशन हाँ गई, फिर वहां से पत्तियारी, वो एक बाइक पे बैठ के, हाँ वो चीजें थी अलग। तो मैं तेरे को लेने आ सकता था, हाँ, मैं तेरे को टैक्सी करके सीधा बोल सकता था आजा, पर फिर ये जिंदगी जैसे जीती जो मैंने जी। हाँ, वो तो मेरा बस चलता तो मैं तेरे को, वो बस लेट नहीं होती मैं तेरे को उस पार्क में से बुलाता,
जिस पार्क में मैं बैठा था वो वहीं तो था, मेट्रो स्टेशन के पास। मैंने केवल उन्हीं मुद्दों पर बात करी है जो जिंदगी में जी रहा हूँ। और ये भी क्लियर है कि मैं जो मेरी सोच है, जरूरी थोड़ी कि तुम लोग भी वैसी सोचो या तुम मेरे बच्चे भी वैसे सोचो, वो उनके ऊपर है। मैं कोई चीज़ थोप ही नहीं रहा, फिर तो वो घुट घुट के जिएंगे, वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यार पापा की सोच है, उनका बोझ ढोना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की जजमेंट पावर कितनी वीक है कि मतलब एक तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो आदमी के साथ 4 बाउंसर चलते हैं, गाड़ियों में आता जाता है, और ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि पावर का असली मजा उसको छुपाने में है। अब ये कंफ्यूज रहेंगे, इन्हें ये नहीं मालूम कि मैं ये भी झूठ बोल रहा हूँ, इनको ऐसा लगेगा कि यार पावर बहुत है इसके पास। ऐसे वो किसी ने बोला तो था मेरे को, मैं मनीष नथिंग पर लाइव आया था कि मर्सिडीज BMW तो आप भी दिखा सकते हो, लाइन लगा सकते हो, पर आप दिखाते नहीं हो। मैंने कहा यार वो मैं दिखाता हूँ नहीं दिखाता हूँ बात की बात है, पर तू ऐसा सोच रहा है उसके लिए थैंक यू। उसके लिए थैंक यू। आज की डेट में बड़ा बनने का है क्या? सही बात है। 20 लाख रुपए में आप बड़ा बन सकते हो। 4-5 बाउंसर रखो, अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करो, कुछ लाख वो लेगी, 10 लाख में ये सब हो जाएगा। 10 लाख रुपया आपको सोशल मीडिया पे लगाना है वीडियो वायरल करने के लिए, बस 20 लाख रुपए 3 महीने के अंदर आपको दुनिया पहचानने लग जाएगी। ये तो फॉर्मूला है। ये सारे स्पॉन्सर्स भी, इनकी ऐड चलती है, क्या जरूरत होती है इनको कोलैब करने की? मैंने तो आज तक किसी का कोलैब नहीं किया, इतनी बार सजेशन आए। ये क्यों जाते हैं? ये तुझे मालूम हो जग्गी वासुदेव के पास बड़े बड़े यूट्यूबरों को बुलाया उसने। इंडियन हैकर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इंडियन हैकर ही बोलते हैं ना उसको, नहीं क्या, अरे वो जो अजीबो गरीब बच्चों उसको देखते रहते हैं, सुना को बताओगी मेरे को नहीं। अरे यार हमने भी उसके शुरू में वीडियो दी देखे थे, XYZ वाला, क्रेजी XYZ, और एक और है उससे बड़ा हिंदुस्तानी यूट्यूबर या ऐसे कुछ है उसको वो वहां गया जी। क्यों? क्योंकि उसके मिलियन सब्सक्राइबर है। उसको जग्गी वासुदेव के फॉलोवर चाहिए, उसको ये चाहिए। ये जो दूसरा मोटिवेशन स्पीकर है, इसने क्या किया? इसने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया अपने पास पॉडकास्ट के नाम पे। उसकी कम्युनिटी यहाँ आएगी, मेरी वहां जाएगी। लोग कह रहे जी उसने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। भाई साहब वो 10 साल पहले जब यूट्यूब पर आया था वो आदमी, तब यूट्यूब को 2G पर चलता था तो बफरिंग करता था, कभी कभी डेस्कटॉप पर वायर वाले उस पर चलता था, वरना चलता नहीं था। तब कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, के लिए ऑप्शन बन तो सीधा बोल दिया गया कि मैं आज इसको कभी ऑन नहीं करूंगा। अब मुंह फाड़ दिया, बड़े बन गए, अब क्या करें? अब पीछे कैसे हटे? मालूम भी नहीं था इतना। जबकि सीधी सी बात है कि आपको एक रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि वो ये कोई रेवेन्यू ऐसे थोड़ी जैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, वो तो दूसरा वीडियो देखेंगे उसमें ऐड चलेगी। आप वो रेवेन्यू लो और वो रेवेन्यू का आप दूसरी जगह यूज करो। सही बात है। मान लो कि मैं रेवेन्यू मैंने ऑन किया हुआ, तो मैं अपना ये लाइब्रेरी का दे रहा हूँ, खर्चा निकाल रहे। सही बात है। मैंने तो सोचा था कि मैं दिल्ली वाला फ्लैट रेंट पे दे दूंगा और उसके रेंट से ये रेंट निकलता रहेगा, पर वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खाली पड़ा हुआ। नहीं, अब मैं इंडिया ही छोड़ दूंगा, क्योंकि इंडिया में लोगों की सोच आप बदल नहीं सकते, और बदलेगी नहीं। मैं बदलना चाहता भी नहीं। मैंने क्या ठेका ले रखा है कि मैं जाके बदलूंगा? मैं तो अपने मजे कर रहा हूँ। कुछ महीनों सालों तक एक जैसे रहने वाले व्यक्ति 1 मिनट में, 1 पल में बदल जाता है और एकदम अपोजिट हो जाता है। वो एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज मेरे कई ऐसे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो कभी उस आदमी के वीडियो देखते थे, उसके बाद पर उस आदमी की मैंने ना उस आदमी के कई वीडियो मुझे लोगों ने भेजे, कई वीडियो मैंने चला के देखी, मुझे बात समझ नहीं आई। मुझे मतलब सवाल और जवाब के बीच में संबंध नहीं दिखा। जैसे किसी ने कोई सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब तो शुरू सवाल से हुआ, बाद में वो गोल मोल घूम गया, डिप्लोमेटिक शब्दों में आ गया और बड़े अच्छे शब्दों में आकर के बात खत्म हो गई। गोल मोल जो सटीक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होना चाहिए था, वो नहीं है, अष्टावक्र की तरह, वो नहीं है। और हालांकि इनके ज्यादातर सवाल स्क्रिप्टेड होते हैं इस तरह के, उसके बावजूद भी अच्छा जवाब नहीं प्रिपेयर कर पाते। क्या होता है ना, एक सबसे बड़ी बात ये जो कहानियां साथ में जुड़ी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, नौकरी इतनी महंगी बढ़िया कर सकता था, पर देखो क्या कर रहा है।
50% आदमी यही इंप्रेस हो जाता यहीं है। पे। अन्ना हजारे के लिए क्या हुआ था? एक आदमी अन्ना हजारे, देखो बेचारे ने शादी नहीं करी, मंदिर में रहता है, 2 थाली है उसके पास, 2 कटोरी है, 2 गिलास है। भाई अकेले आदमी के लिए तो ये भी ज्यादा है एक आदमी को है ना? खाने के लिए इतना ही चाहिए होता है। इसमें क्या बड़ी बात है? एक लड़ाई हुई, ये उनका इंटरव्यू है, एक लड़ाई हुई, उन्होंने बोला कि मेरे से खून खराबा देखा नहीं गया और मैंने फौज की नौकरी छोड़ दी। तुझे पता है फौज में इसको भगोड़ा कहा जाता है कि आप हिंसा को देख नहीं पाए और आपने बाद में नौकरी छोड़ दी, तो इसको फौज से भागना कहते हैं, ये फौज की भाषा में, ठीक है ना? पर वो आदमी का पॉलिटिकल यूज किया गया। वो आदमी की नीयत साफ थी, अन्ना हजारे की नीयत साफ है, पर अन्ना हजारे के पास वो शार्प माइंड नहीं है, चलाकियां नहीं है, तो उस आदमी को यूज किया। केजरीवाल ने यूज किया, ममता बनर्जी ने यूज किया, जगह जगह ये जो दक्षिणपंथी संगठन से उन्होंने यूज किया। क्या माहौल बना था? मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना ही अन्ना, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। बाद में उस आदमी की फोटो हर पॉलिटिकल नेता ने अपने साथ यूज करी, पर इमेज क्या है? मंदिर में रहते हैं, ये है वो है। वो भाई साहब अपने गांव रालेगंज सिद्धि में अगर कोई शराब पीता है तो उसकी पिटाई करने के हक में है, पिटाई की भी जाती है। देश में शराब बेचना लीगल है, शराब पीना लीगल है, आप कैसे उसको मार सकते हो? ये तो गैर कानूनी है। आप उसका ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हो, आप उसको मार मार करके आप सुधारोगे उसको, पर वो तो इलीगल है ना, कानून तो है नहीं। आप कानून में संशोधन करवाओ कि शराब पीने वाले को पीटा जाएगा। पहला पत्थर वो मारा जिसने पाप ना किया। मैंने तो अपने आप को इन सबके से अलग ही नहीं किया। लोग मेरे को बोलते हैं आप ईमानदार, मैं कहा भैया आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ, मेरी कोई, मैंने कभी डिक्लेयर नहीं किया, मैं कोई गारंटी नहीं लेता मैं ईमानदार हूँ। आपको लगता होगा आप मानो। मैं मूर्खों के लिए अपने आप को परेशानी में रखने में हक में नहीं हूँ। कि आप एक आदमी को 2 साल तक उसके सारे बेवकूफ़ी भरे सवालों के जवाब दे रहे हो, वो एक आदमी आपको 1 मिनट में कहता है ये कफन बेचने वाला, मुझे मालूम ही नहीं मेरा एक बिजनेस एस्टेब्लिश है कफन बेचने का। तो ये हिंदुस्तान का बड़ा दुर्भाग्य है, कहानियां जुड़ जाती हैं कि ये आदमी क्या कर सकता था पर देखो क्या कर रहा है। बुद्ध के साथ भी ये कहानी जुड़ सकती थी। बुद्ध ने अपने आप को बचाया। बुद्ध ने जब अपना ये सब त्यागा तो बुद्ध अपने ही राज्य में घूम रहे थे। लोग बोलते थे अरे बेटा ये सब बेकार के काम छोड़, इतनी बड़े राजा का बेटा है, रियासत है, देश चलाना है, पापा बूढ़े हो रहे हैं, क्या कर रहा भाई, जाओ। हर दूसरा आदमी समझाने बैठ गया। बुद्ध ने कहा यार छोड़ो यार, मैं अपने राज्य में ही नहीं घूमूंगा, मैं राज्य से बाहर जाऊंगा। बुद्ध अपने राज्य से और बाहर गया, जहाँ कोई पहचानता ना। पर अब बुद्ध की खबर तो फैली चुकी थी और राजा के दोस्त राजा थे दूसरे राज्य के, तो वो लोग बुलाते थे या जाते थे समझाने, बेटा देख कुछ नहीं रखा है, परिवार है, छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है अभी ये वो। बुद्ध ने अपने बाल कटवा दिए, पहचान नहीं कि मेरे को कोई पहचाने ही ना। बुद्ध के बाल थोड़ी है, वो जो घुंघराले बुद्ध के बाल नहीं है, वो तो वो कीड़ा है, वो सिर पे बैठ गया होगा 2-4 कीड़े। और अगर बुद्ध को वो कीड़ों के साथ या वो घुंघराले ना दिखाएं तो बुद्ध को और बुद्ध के चेलों में से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे पता लगोगे बुद्ध कौन है और चेला कौन है? फिर तो सारी मूर्ति, फिर तो लाफिंग बुद्धा और बुद्ध में फर्क क्या रह जाएगा? एक जैसे दिखेंगे वो। एक आदमी की इंटेंशन पूरी तरह अपने आप को पॉपुलर बनाने की और पैसा कमाने की है, वो मेरी तुलना उसके साथ कर रही। मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, कह के कमा रहा हूँ, कहाँ से कमा रहा हूँ? जुआ खेलता हूँ तो लोगों को बताता हूँ, कसीनो जाता हूँ तो लोगों को दिखाता हूँ। इनकी वो स्टेज के अलावा क्या लाइफ है कभी नहीं पता चलती है। उसके अलावा अगर वो बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर, उसने पहला व्लॉग बनाया अपना और कहा कि यही आखिरी व्लॉग है, क्योंकि भाई रियल लाइफ में वैसे नहीं है ना। क्योंकि वहां तो आते हैं आप क्लीन शेव होकर के बातचीत करते हो एकदम प्रॉपर ढंग से, सब कुछ पता है कौन से सवाल आने कौन से जवाब आने। ये नहीं दिखा सकते पर्सनल लाइफ, ये इस बदतमीजी से जवाब भी नहीं दे सकते क्योंकि इनकी छवि है बड़े अच्छे, ये अच्छा दिखने के खुद इमेज कॉन्शियस है यार। ये दुनिया को कैसे फ्री रहना सिखाएंगे? कैसे ये तो खुद इमेज कॉन्शियस है।
इनको अपनी मजबूती दिखाने के लिए 4 लोग साथ लेके चलने पड़ते हैं। 2 बाउंसर की कितनी सैलरी होती है, मैं नहीं साथ लेके चल सकता है। बाउंसर रखने पड़ते हैं, कपड़े वैसे पहनने पड़ते हैं। वो भी एक आप यूट्यूबर नहीं, वो जो भी जेल में गया था, उसको मैं कोई वीडियो देख रहा था, रील वील, मतलब वो बंदा पता नहीं कहाँ से बाहर निकल रहा है, साथ में एक दूनाली लेके चल रहा है। ये तो आजकल क्लियर है। ऋषि कपूर ने सही बोला ना, कि हमारे टाइम पे हम लोग इतने फिल्में हिट होती थी, हम ऐसे ही चलते थे। आज की डेट में अगर किसी ने फिल्म भी साइन कर दी ना, तो 2 बॉडीगार्ड तो उसको बॉडीगार्ड चाहिए होते, क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं होगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, उसको कोई पहचानेगा नहीं। वो एक अपने पिक्चर देखी थी Z+, उसमें वो कहता है कि यार आपको मियाँ सिक्योरिटी दे रहे हैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, और आप ले नहीं रहे हो। हमें तो ऐसे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देते हैं कि अगर बिना सिक्योरिटी को मार्केट में निकल जाए तो कोई पहचानेगा नहीं उनको कि है कौन। क्योंकि सिक्योरिटी से पहचाना जाता है कि सिक्योरिटी है तो कोई बड़ा आदमी होगा। यहाँ तो मुझे अगर मुझे कभी कल को ऐसा कुछ करना पड़ा इन फ्यूचर, तो वो तब करना पड़ेगा जब मुझे फिजिकल असॉल्ट का डर होगा। और डरना तो कोई बुरी बात थोड़ी है। डर जिंदा रखता है आपको। आपको मच्छर काटता है, आपको मच्छर काटने से दर्द होती है, डर लगता है कि मच्छर काटे ना। वो डर की वजह से आप मच्छर से बचने का इंतजाम करते हो। अगर डरोगे नहीं तो मच्छर के आगे नंग धड़ंग होकर लेट जाओगे, आजा काट ले। पर खुजाओगे तब भी, जब भी काटेगा तो रिएक्शन तो आएगा। ये डर तो मैं डर को, डर, लालच, ईर्ष्या गलत चीज नहीं है, केवल इनका संतुलन बिगड़ना गलत चीज है। Z+ सिक्योरिटी, वो मेरे को रणधीर कपूर का किस्सा याद आता है। वो हमें कितने लोग रास्ते में मिलते हैं, हम कितने ढंग से बात करते हैं। वो उस दिन वो भाई साहब आए मिलने, कह रहे यार मैं ना झिझक रहा था कि पता नहीं आप मिलोगे नहीं मिलोगे, ऐसा। मैं कहा ऐसा क्यों सोचा आपने? मैं कहा आप तो, कह रहे नहीं एक्चुअली में ना लोग दिखते कुछ और है वीडियो में, और जब उनसे मिलने जाओ तो कुछ और होते। मैं 1-2 इन्फ्लुएंसर से ऐसे मिल चुका हूँ, तो वो जो दिख रहे थे वो थे नहीं। मैंने कहा मेरे से तो आज तक जितने लोग मिलके गए हैं आज भी मेरे संपर्क में है, या जो नहीं भी है वो जब तक मुझसे मिले मैं वैसा ही उनको मिला। जितना बदतमीज मैं कैमरे में हूँ उतना ही मैं वैसे भी हूँ। तो 1.5-2 घंटे हम बैठे थे बाहर। एक भाई साहब आए थे जो कह रहे थे कि मैंने सोचा था कि अगर आपकी वाइफ आपको नहीं मिलने देगी या बुलाएगी नहीं आपको, तो मैं बाहर ही बैठा रहूंगा, कभी तो बाहर आओगे। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचा आपने? कि आपकी वाइफ मना कर देगी, नहीं है करके भगा देगी। याद है वो एस्ट्रोलॉजर के हम घर के उसकी फैमिली बाहर से बना करते थे, जिसके तो चक्कर में यही तो होता ही है ना। ये जरा पचा नहीं पाते ना। मुझे तो वहाँ वो साइबर सिटी हब में वो मिला बंदा, उस समय मैं नींद में था, और मुझे मेरे उसने बताया कि भाई तो आपने किसी को हाथ हिलाया था। फिर उसका कमेंट का भी मैंने रिप्लाई किया होटल पहुंच के। सबसे पहले हमको एक बार वो मिले थे ना बागा बीच पे, जहाँ तुम्हारा बाइक, एक फैमिली मिली थी बागा बीच पे, वो भी दिल्ली से आए हुए थे। वो तो तब मिले थे जब 100 व्यूज भी नहीं होते थे। 100 व्यूज भी नहीं होते थे हमारे, 100 होने लगे थे। आज भी तो 500 व्यूज ही आते हैं। अभी कल किसी ने लाइव में बोला तो सही कि ये आदमी अगर मनी इज नथिंग पर इतने वीडियो डाल दे जितने यहाँ डालता है, और इतनी बार लाइव आ जाए तो ये टॉप पे पहुंच जाएगा वहाँ पे। और ये बात सच है। उसका तो जब भी तुम सोचते हो वीडियो बनाने का या लाइव आने का, वो टल ही जाता है, पता नहीं। मेरा मन नहीं करता ना वहाँ पे लाइव में 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ। अगर मैं वहाँ पे बोल दूं ना कि मैं आपके सवालों के जवाब सिर्फ सुपर चैट से दूंगा, तो तुझे मालूम है हर लाइव पे 10-20 हजार लेके उठूंगा मैं। पर ये लोग ना, क्या होता है, ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो मोड़ चल रहा है कि यहाँ पर ये लोग मुझे पूरी तरह तोड़ेंगे मीन्स कि मेरे अंदर एक ये बात है कि अरे यार ये सब ऐसे कैसे, मैं तो पैसा कमाऊं। ये लेवल मैंने पार कर लिया। हालांकि एक लेवल तो मैं पार कर चुका हूँ कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे है उसने मेरा दिमाग नहीं घुमाया। अब यहाँ पर लेवल दूसरा है कि देखा तूने तो एक्स्ट्रा पैसे कमाए नहीं, हर महीने हम कितनी स्पॉन्सरशिप को मना करते हैं कि तुमको तो चेक, अब तो हमने चेक करना ही बंद कर दी। तो यहाँ पर दिमाग क्या मैसेज देगा, यहाँ पर एक मैसेज क्या आएगा, अरे यार ये लोग तो तेरे को फिर भी नहीं वो कर रहे, तू तो अपना पैसा छाप। ये दिमाग मेरे को ये सजेशन देगा और देता भी है। और मैं बोलता हूँ कि यार ये 2-4 लोगों के चक्कर में
मैं अपने उस तरीके से। तरीका या इंटेग्रिटी या मेरी जो तरीका है, मेरे को जितनी करना होगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा ना। ये लोगों की परिस्थिति की वजह से क्यों करूं? जब मैंने पहली बार स्पॉन्सर वीडियो डाला था, लोगों ने बोला अरे अब तो इसका करियर खत्म, ये तो बातें ऐसी करता था, अब इसको लिखा सारे लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे। 900 सब्सक्राइबर थे मनीष नथिंग पर जब पहली बार स्पॉन्सर वीडियो डाला था, 900 सब्सक्राइबर पर। आज कितने? 20 22,000 है, 24,000 है शायद। 24,000 है। फिर तो मैं अपने ही सब्सक्राइबर नहीं पता। तो शुरुआती दौर में होती थी कितने सब्सक्राइबर हो गए, अब तो ध्यान भी नहीं जाता उधर। मनीष नथिंग का तो मैं वो स्टूडियो नहीं ऑन करता, खोल के देखता। हाँ। वो तो दूसरा सैमसंग वाला फोन है, उसमें वो ऑन रहता है, कभी इस चक्कर में नजर पड़ जाती है, वरना मैं कभी उसको देखता ही नहीं। ये हमने आस्क राकेश पर जो लाइव किया, अगर ये मैं उस पर करूँ तो इसके तो रेवेन्यू आते, इसका तो कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। ट्रेवल और नॉलेज में तुम लाइव आ रहे थे, अब तुमने वो छोड़ के नया चैनल क्रिएट कर दिया। अगर तुम उधर ही आते रहते तो उधर फिर तो भी उधर के revenue ग्राफ नीचे नहीं आया क्या? रेवेन्यू का ग्राफ नीचे आ गया। नहीं, लोग कुछ लोग समझते भी हैं, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो या लाइक करो। मतलब आज की डेट में आपको एक आदमी लाइव आकर के आपके हर तरह की बात का जवाब देने के लिए या उस पर मैं अपनी तो राय सवाल रखना। देख के हैरान हो जाती हूँ कि लोग किसी भी तरीके के सवाल पूछ बैठते हैं। ये भी नहीं सोचते कि बंदे का मतलब अलग ले, वो उनके पास जो सवाल आ रहा है बस वो पूछ लेते हैं। और मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हटाना वो प्लेट, चेरी को उतरना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे स्पेस ना कम है आपके लिए, और यही लोग कम करेंगे। ये जो तुमने बात बोली ना कि यार लोग तो ऐसे ही हैं, तू तो अपना नोट छाप, तो लीडर्स वगैरह या कोई जो सीनियर लेवल्स हैं वो भी यही सोचते होंगे कि यार हाँ, कुछ भी वो कर लो। एक्चुअली में शुरू तो होते हैं वो लोगों की भलाई से, हाँ पर वो लास्ट में जाके वो टूट जाते हैं हाँ कि अरे यार ये तो ऐसे कैसे ही है। हाँ, कुछ भी कर ये लो। तो जिसके लिए मैं इतने साल तक लड़ा, वो 2 बोतल दारू के पीछे दूसरी पार्टी का हो गया, या जात के पीछे दूसरी पार्टी का हो गया, धर्म के पीछे दूसरी पार्टी का हो गया, तो वो फिर कहते कहते भाड़ में जा। हाँ, फिर वो हम अपने पे ही आ जाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं शुरू से ये चीजें मान के चला था। तभी मैंने किसी के साथ मैंने जुड़ाव बना ही नहीं, मेरा कनेक्शन ही नहीं। आज की डेट में कुछ ही सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको मैं कभी कभी खुद अपने से फोन कर लेता हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना। कई सब्सक्राइबर ऐसे जिनके साथ हमारे बड़े ऐसे रिलेशन चले जैसे पता नहीं फैमिली रिलेशन बन गया। क्योंकि होता क्या है कि हर आदमी अपने दौर में बिजी है, हर आदमी का एक अपना स्वार्थ है। ये मेरी भलाई के लिए थोड़ी आते हैं। तुझे क्या लग रहा है कि ये लोग जो 2-2, 3-3 साल से मेरे से जुड़े हैं कुछ लोग, या मेरे लाइव देखते हैं, तो इसमें इनकी इंटेंशन मेरी भलाई नहीं है। आज होगी, पर शुरुआत में ये अपने लिए कुछ खोज रहे थे, अपने लिए खोजते खोजते मेरे तक पहुंचे। और ऐसा नहीं कि मेरे तक पहुंच करके इन्होंने मेरे को अपना लिया, प्रॉपर इन्होंने मेरे ऊपर पूरी रिसर्च करी, वीडियोस देखे, बहुत बाद में जाके इन्होंने फैसला किया कि हाँ इस आदमी के साथ जुड़ा जा सकता है। जैसे कितने लोग आए हैं जिन्होंने कहा आज तक हमने कमेंट ही नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कमेंट नहीं किया कभी। तो ये इसलिए मैं ये सोचूं कि अरे थैंक यू यार, आपने आपकी जमीन दाल रोटी नहीं, आप लोग अपने फायदे के लिए, मैं भी अपने फायदे के लिए बैठा हूँ यहाँ। मैं यहाँ कोई दुनिया सुधारने या लोगों का जुआ छुड़वाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरी बात से फर्क पड़ता है और वो बात करने में मुझे मजा आ रहा है, और मेरी जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा। एक ये भी बात है, हो सकता है कि यूट्यूब बोले कि भाई राकेश तुझे एक वीडियो का 10 रुपये देना पड़ेगा अपलोड करने का, तो शायद मैं ये वीडियो अपलोड करना बंद कर दूँ। मेरा 1 रुपया जा नहीं रहा, मेरा नुकसान नहीं हो रहा, और मुझे मजा भी आ रहा है बात करने में, तो मैं ये कर रहा हूँ। मेरे को दुनिया सुधारने का किसी का कोई बोझ नहीं है मेरे कंधों पे कि लोग मुझे सुने देखे और मैं लोग कहें कि देखो ये हो गया। जब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ या हमने जुआ छोड़ दिया, मैं बोलता हूँ कि अरे ये आपकी वजह से हुआ है, मैंने तो रेफरेंस दिया है। क्योंकि अगर मेरी वजह से होता तो फिर सबके साथ होना चाहिए था। अगर मेरी बात में दम है तो फिर सबके लिए काम करनी चाहिए ना। वो कुछ लोगों के लिए काम क्यों करी? क्योंकि दम उनके अंदर था। तुझे मैंने गाड़ी सिखाई, तू गाड़ी चलाती है, तो कितने लोगों ने कितनी अपनी वाइफ को गाड़ियां सिखाई, तो सब थोड़ी चलाते। तेरे में दम था चलाने का, तूने चलाई।
अगर तेरे में दम नहीं होता मैं जितनी मर्जी सिखा लेता, तू गाड़ी चला लेती? तू गाड़ी चला लेती? या तू एक दो बार कहीं ठोक देती, तू हाथ खड़े कर देती? कर देती। जैन अंकल ने गाड़ी सीखने की शुरू की और उन्होंने वो एक दिन वो ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर दबा दिया, जाके ठोक दी गाड़ी वो झांसा की। उसके बाद उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। उनकी हिम्मत ही नहीं दोबारा की ना दोबारा। घर वालों ने हिम्मत बढ़ाई। तुझे मालूम है कि तू ठोक भी देती, और मैंने तुझे कहा था कि गाड़ी कहीं भी किसी बस जानवर और इंसान से मत टकराना, दीवार से ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा। तू ठोक देती गाड़ी, मैं आता तेरे को डांटता, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कहता, पर उसके बाद तेरे को गाड़ी चलाना छोड़ने के लिए कभी नहीं वो करता। तेरे को गाड़ी सीखते तेरा सबसे पहले तो लाइसेंस बनवाया मैंने, तो क्योंकि वो तेरे में दम था। तो ये लोग बोलते ना यार आपकी बातों से हमारे जीवन में ये बदलाव आया वो आया, वो आपके अंदर दम है। मेरी बातों ने तो खाली बस क्या है, वो आँच थी, आग लगाई है, आग लगा दी। हवा दी है, हवा। हाँ। उस दिन टोनी को लेके हम बाहर गए थे, तो सिया के ना जो बाहर प्लॉट है ना बड़ा सा, उन्होंने पूरा क्लीन करवाया उसको, और फिर कुछ हिस्से में आग लगाई होगी, तो आग में से अभी धुआं उठ रहा था। फिर जब हम टोनी को घुमा रहे थे इतनी देर में वहाँ पे हवा चल रही थी, हवा चलते चलते उसने आग पकड़ ली। मुझे तुम्हारी फिर वही लाइन याद आ गई, मैंने कहा देख अभी उसमें आँच थी, हवा लगी, वो आग पकड़ गई। चिंगारी और आँच में भी फर्क है। चिंगारी का अलग रोल है, आँच का अलग रोल है, और इसको आप अपनी साइकोलॉजी में फिट कर सकते हो। मैं तो इसको अपनी साइकोलॉजी में फिट कर रहा हूँ ना, मैं कोई कृषि वैज्ञानिक थोड़ी हूँ। किसी में क्या, अब चिंगारी और आँच में क्या डिफरेंस है? वो लंबा डिस्कशन होगा, वो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। चलो यार वीडियो लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? 1 घंटे से ऊपर हो गए। 1 घंटे से ऊपर हो गया? हाँ। अरे यार